गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप लोग बताइएगा, आप लोग कैसे हैं। आप लोग को हम वृंदा मैम की बुक बता रहे थे। ये बुक है वस्त्र विज्ञान एवं परिधान। आपका जो टीजीटी पीजीटी के जो सिलेबस होते हैं उसमें एक ब्रांच ये भी आता है जिसको टेक्सटाइल वस्त्र विज्ञान कहते हैं। तो उसमें ये मैं वृंदा मैम की बुक आपको बता रही हूँ इस टाइम। देख लीजिए आप, ये बुक है वृंदा मैम की जिसे मैं बता रही हूँ, जिसमें मैंने कुछ चैप्टर कंप्लीट करा दिए हैं, आप देख सकते हैं। एक मिनट। वस्त्र विज्ञान, ये जो चैप्टर पहला, दूसरा वस्त्र उपयोगी रेशों के गुण, तीसरा जो है वस्त्रोत्पादन रेशों का वर्गीकरण, चौथा वस्त्र, ये छोड़ी हुई है अभी मैं नहीं करवाई हूँ। कपास करवा दिया, लिनन करवा दिया, जूट करवा दिया, और मैं ऊन क्या है इस टाइम करवा रही हूँ। क्या करवा रही हूँ तो आपको मैं ऊन बता रही हूँ, जिसमें मैंने ऊन बता दिया कि ऊन कहाँ सबसे पहले स्टार्ट हुआ, मतलब ऊन का उत्पादन कहाँ की, ये मतलब क्या, मतलब कहा था कि इसकी जन्मभूमि कहाँ है, तो मेसोपोटामिया, वहाँ के गडेरियों ने इसे किया। ठीक है, कहाँ सबसे ज़्यादा होता है, कौन सा ऊन अच्छा होता है, मैरिनो ऊल किस जाति की भेड़ से मिलता है, पश्मीना बकरी क्या होती है, कहाँ मिलती है, उससे जो आप कौन कौन से ड्रेस शॉल वगैरह बनाए जाते हैं, लंबाई कितनी होती है, डोर से क्या होता है, 3 इंच इनकी लंबाई होती है। कुछ चीज़ें मैंने इसके बारे में आप बताया। फिर उसका उत्पादन प्रोडक्शन हमने बताया था, तो ये समझाया था आपको। पहले आप भेड़ लाओगे, इसमें क्या होता है, खेती तो करनी नहीं होती, उनके बाल उतारने होते हैं। तो पहले क्या करेंगे, शेयरिंग करते हैं, भेड़ों के शरीर से बाल उतारते हैं, फिर क्या करते हैं, छटाई करते हैं, शॉर्टिंग करते हैं। फिर उसके बाद क्या करते हैं, देख लीजिए उनकी क्या करते हैं, शॉर्टिंग करते हैं, ग्रेड मतलब बांटते हैं, श्रेणीकरण करते हैं अलग अलग तरीके से। पहले शॉर्टिंग, देखिए भेड़ों से क्या करते हैं, पहले ऊन को एकत्र करते हैं, दिख रहा है आपको। ठीक है, भेड़ों से ऊन काट कर एकत्र करते हैं, मतलब शेयरिंग करते हैं। फिर क्या करते हैं, हाथ द्वारा, मशीन द्वारा जो कटाई होती है उसके बारे में लिखा है। फिर देखिए श्रेणीकरण करना, उसकी छटनी करते हैं, ठीक है, लंबाई के आधार पे। फिर उसको बांटते हैं, मतलब कैसे मतलब कौन सा फाइन ए ग्रेड का रेसा है, कौन सा बी ग्रेड का है, कौन सा सी ग्रेड का है। तो ABCD, जो 2 इंच तक के ऊनी रेसे होते हैं उनको ABCD आदि और दर्शाया था। जो 2 से 4 इंच के होते हैं उनके AA, BB, CC और D में दर्शाया जाता है। इनको माइक्रो सीमा क्या होती है, तो इनको माइक्रोन इसकी सीमा होती है। माइक्रोन को इससे क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। तो देख लीजिए, ए फाइन का जो रेसा है वो 33.5 माइक्रोन का होता है। 48 प्लस क्या होता है, इसको ग्रेड मिलता है, इसका गुड़, इसकी क्वालिटी से कहते हैं ना कि लड़का A++ है। ठीक है, तो ग्रेड मिलता है, उसी प्रकार क्वालिटी को बांटा गया है। ये चीज़ें मैं बताई थी। सफाई कैसे की जाती है, साबुन के घोल के, वाष्पित घोल से, मतलब जो चीज़ें उड़ जाती हों, वाष्प हो जाती हूँ, जैसे बेंजीन हो गया, पेट्रोलियम हो गया, नेफ्था, कार्बन टेट्राक्लोराइड वगैरह। कार्बोनाइजिंग लास्ट है, जो सबसे क्या, अगर कुछ भी जो भी गंदगियाँ बची है वह लास्ट में क्या करता है, बिल्कुल साफ कर देता है। इसके लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो आपको पता है H2SO4 का प्रयोग करते हैं, अथवा HCl का प्रयोग के द्वारा इस कार्बोनाइजिंग प्रक्रिया करते हैं। इनके प्रयोग के द्वारा ये प्रक्रिया की जाती है, इसे इसे कार्बोनाइजिंग प्रोसेस कहते हैं। ठीक है, उसके बाद सुखाते हैं। सुखाने में 12-16% क्या करते हैं, आद्रता को छोड़ते हैं, उसमें पूर्णतः नहीं सुखाया जाता है। ठीक है, भाप द्वारा, स्टीम के द्वारा भी सुखाया जाता है। फिर उसको ऑयलिंग करते हैं। जैसे मैंने आपको बाल का उदाहरण देके बताया था कि आपका जैसे बाल है, आपके बाल आपके सिर पे लगे हैं और उसको यूज़ करना होता है, तो क्या करते हैं, कटिंग कर देते हैं। हमारे भी जो पार्लर में हम बाल अपनी कटिंग करवाते हैं, हमारे बाल भी सेल होते हैं। देखिए बहुत बहुत देवी को स्थल है, मतलब कह सकते हैं कि हमारे ट्रेडिशन में बहुत बहुत ऐसे स्थल हैं, मतलब गॉड, मतलब जहाँ पे मंदिर वगैरह है, जहाँ पे क्या होता है, ये प्रचलन में है कि वहाँ पे जाके अपने बाल को दान करना पड़ता है। ठीक है, और ये बाल इतना महंगा बिकता है, 4-4 हज़ार रुपया किलो बिकता है। हमने गांव में देखा कि लोग जो बाल कॉम्ब करते हैं, जो बाल झड़ जाते हैं, वो लोग भी इकट्ठा करके रखते हैं। सामान बेचने वाले आते हैं ना, जैसे साइकिल पे रखते हैं, तो उससे भी वो सामान देते हैं। क्यों देते हैं, क्योंकि जो प्लांटेशन वगैरह बाल का करवाते हैं, बाल के जो बिग बनते हैं, लंबे लंबे आजकल हेयर बन रहे हैं, आजकल आजकल हेयर ट्रांसप्लांट, मतलब कह सकते हैं कि करवाया जा रहा है। वो आजकल फैशन में, आपको जितना लंबे बाल अगर लगवाने हैं, आप बाल लेडीज़ भी लगवा रही, जिनके हल्के बाल है वो भी क्या करिए, करवा रही है। आजकल पार्लर में बड़ा ट्रेंड में है, ये चल रहा है, बालों में क्या करें, मतलब फील करवाते हैं बाल। तो ये सब चीज़ें हो रहा है, तो वो क्या होते हैं, वो वही बाल होते हैं। तो आप इसको चाहे तो पशु के बाल से अपनी बॉडी, तो आपने क्या, आपके बाल हैं तो आप उसको क्या करते हैं, धुलते हैं। धुलने के बाद क्या करते हैं, सुखाते हैं। सुखाने से पहले क्या करते हैं, तो उसमें सुखाने के बाद आप क्या करते हैं, हल्का सा तेल लगा लेते हैं, या क्या करते हैं आप
कंडीशनर लगा लेते हैं या कोई ऑयल लगा लेते हैं, ठीक है। तो वही चीज़ें फिर देखो इसमें ब्लेंडिंग करते हैं, फिर धुनाई करते हैं, मतलब ब्लेंडिंग करने के बाद उसके बाद धुनाई, कंघी करना। ये कंघी भी कौन से करते हैं, जो वस्टेड वस्त्र बनते हैं उस पर कंघी की प्रोसेस की जाती है। जो छोटे वस्त्र जो कताई की आती है, जो ऊनी नॉर्मल ऐसे होते हैं, उन पर कताई की प्रोसेस करती है। पर वस्टेड पे क्या होता है, कताई नहीं की आती। वस्टेड पे कौन सी बुनाई की आती है, तो आप बोलेंगे मैम ट्विल बुनाई का प्रयोग किस पे करते हैं, तो वस्टेड पे क्या होता है, तो ट्विल बुनाई का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। और उसके बाद है क्या है, इससे चिकने सतह वाला वस्त्र बनता है। धागे का परिमाणांक यार्न काउंट भी अधिक होता है। किसका, वस्टेड जो वस्त्र होते हैं उनके क्या होते हैं, धागे का परिमाणांक यार्न काउंट भी अधिक होता है। जब मैं ये आपको बुनाई, मतलब एक चैप्टर है ना बीच में बुनाई वाला, मतलब कैसे यार्न नंबर, टैक्स क्या होता है, डेनियर क्या होता है, ये सब जो क्वालिटी जानने वाला है, ये वाला रुके मैं आपको दिखाती हूँ। ये जो है वस्त्र का निर्माण एवं परिसज्जा परिष्कृति में जो कताई, सूत निर्माण और वस्त्र निर्माण, ये जो है ना, ये दोनों चैप्टर में ही ये सारी चीज़ें मिलेंगी और मैं सारी चीज़ें एक एक करके आपको बताऊंगी। तो आपने देख लिया बुनाई, इसलिए मैं जल्दी बता रही क्योंकि मैंने क्या वो इस चीज़ को पढ़ा दिया है, भराई शायद नहीं बताई है। तो देख लीजिए, फुलिंग या बताए भी होंगे। फुलिंग क्या होता है, तो देख लीजिए, जब वस्त्र जब बनकर तैयार हो जाता है तो इनकी भराई, फुलिंग की जाती है, ठीक है। भराई से इनकी रचना सघन हो जाती है। फुल करना, फिल, जैसे फिलिंग करते हैं, कहते हैं ना फिलिंग द ब्लैंक्स, ब्लैंक को भरो, ब्लैंक को भर दी, क्या चीज़ें पूर्ण हो गई, ठीक है। तो वही चीज़ तो फुलिंग है। इसमें क्या है, वस्त्र जब बनकर, वही फिल से फुल कर लेना, समझ आ जाएगा। वस्त्र जब बनकर तैयार हो जाता है तो इनकी भराई, फुलिंग की जाती है। भराई से इनकी रचना सघन हो जाती है, मतलब घनी हो जाती है। वह वस्त्र आकर्षक दिखने लगते हैं। भराई के लिए तैयार वस्त्रों को साबुन युक्त गर्म पानी में दबा दबा कर घुमाया जाता है, जिससे रेशों में आपसी दूरी कम हो जाती है तथा ये आपस में फंसकर एक दूसरे से सट जाते हैं। साथ ही वस्त्र को जितना सिकुड़ना रहता है, सिकुड़ जाते हैं। इस प्रकार नमी, गर्मी एवं दबाव का हल्का सा प्रभाव डालकर ठंडे पानी में धोने की क्रिया को क्या कहते हैं, फुलिंग कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट है। फुलिंग क्या होता है, तो नमी, गर्मी एवं दबाव का हल्का सा प्रभाव डालकर ठंडे पानी में धोने की क्रिया क्या कहलाती है, फुलिंग कहलाती है। फुलिंग इज अ डन टू इम्प्रूव द अपीयरेंसेस, मतलब वही क्या करता है, इम्प्रूव करता है। किस में, अपीयरेंसेस में, मतलब उसकी सघनता में क्या करता है, फुलिंग जो है इम्प्रूव करता है उसकी सघनता में। फैब्रिक आर फिल्ड बाय मॉइस्चर, हीट एंड फंक्शन, मतलब फैब्रिक में फिल्ड की, मतलब फिल्ड वही कहता है, फील किया जाता है, भरा जाता है किसके उपस्थिति में, तो मॉइस्चर, हीट एंड फिक्शन के उपस्थिति में क्या किया जाता है, फील किया जाता है, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं। फिर आगे क्या है, तीसरा नंबर, ब्लीचिंग एवं रंगाई, ब्लीचिंग एंड डाइंग। ऊनी वस्त्रों की धुलाई के पश्चात उनके पीलेपन को दूर करने व सफ़ेदी लाने के लिए ब्लीच किया जाता है। किसके लिए ब्लीच किया जाता है, पीलेपन को दूर करने के लिए, सफ़ेदी लाने के लिए ब्लीच किया जाता है। हाइड्रोजन पेरोक्साइड उसके लिए उत्तम है। ऊन के लिए कौन सा ब्लीच अच्छा है, तो आप बताएंगे हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो होता है वो क्या है, ऊन के लिए अच्छा होता है। तीव्र विरंजक के प्रभाव से ऊनी रेशे कमजोर व निर्बल हो जाते हैं। अगर आप तेज, मतलब मतलब कह सकते हैं कि जो सांद्र ब्लीच है या तेज ब्लीच है, अगर आप उसका उपयोग कपड़े पे करेंगे तो क्या होगा, ऊन पे करेंगे तो क्या होगा, ये कमज़ोर हो जाएंगे। और लिनन भी कमज़ोर हो रहा था ना, कमज़ोर करने के बाद ही डाइंग की प्रोसेस की जा रही थी, तो वही होगा, क्या हो जाएगा, रेशे कमज़ोर हो जाएंगे। रंग पक्का एवं सभी जगहों में समान रूप से चढ़ता है। देखिए यही चीज़ इसमें भी है, ब्लीचिंग करने के बाद रंग पक्का चढ़ता है, क्योंकि जो उसके बाहर के टिश्यू होते होंगे वो मतलब टूट जाते होंगे। कई बार वेट रंग, इंडिगो एवं क्रीम रंग भी खिलते हैं। किस पे, ऊन पे ब्लीच करने के बाद कई बार वेट रंग, इंडिगो एवं क्रीम रंग भी खिलते हैं। ऊन की रंगाई के लिए गहरे एवं चटक रंगों का प्रयोग किया जाता है। ऊन आप देखते हैं डल मंद कलर बहुत कम खरीदे, ऊन खूब चटक चटक रंग के होते हैं। हल्के पेस्टल रंग, लाइट पेस्टल कलर भी ऊन को सुंदर बनाता है। अगला है परिसज्जा, जिसे क्या कहते हैं, परिष्कृत कहते हैं, फिनिशेस कहते हैं। ऊनी वस्त्रों को सुंदर, आकर्षक, सौंदर्यमय एवं दोषपूर्ण बनाने के लिए विशेष प्रकार की परिसज्जा दी जाती है। इसके अंतर्गत निकले हुए रेशों एवं गांठों को काटा जाता है। सतह को चिकना बनाने के लिए भाप देना, झुलसाना जैसी प्रक्रियाएं की जाती हैं।
क्या किया जाता है, भाप देना, स्टीमिंग, झुलसाना, झुलसाने की प्रोसेस की जाती है। वस्त्रों को झुलसाने का मतलब जो वो रेशे वगैरह एक्स्ट्रा रहते हैं ना, वो एक मशीन होता है रोलर, उस पर बहुत टेम्परेचर होता है, उस पर से क्या होता है फैब्रिक को गुजारा जाता है। तो जो एक्स्ट्रा मतलब जो एक्स्ट्रा रोए उठे रहते हैं या मतलब बुनाई के बाद ये परिसज्जा में जैसे जो एक्स्ट्रा जो होते हैं वो क्या होता है, जल के समांतर हो जाता है। झुलसाना जैसी प्रक्रियाएं की जाती है। वस्त्रों को सिकन प्रतिरोधी, रिंक रेजिस्टेंट, मतलब जल्दी से जैसे कॉटन के कपड़े सिकुड़ जाते हैं ना, मतलब वो क्या कहेंगे, ये सब परिसज्जाएं इसमें की जाती है। इसमें भाप दिया जाता है, इसमें झुलसाने की परिसज्जा की जाती है, इसमें सिकन प्रतिरोधिक बनाने की परिसज्जा की जाती है, रेशे पर उपस्थित शल्कों को हटाने की परिसज्जा की जाती है। इस प्रकार में पैपेन नामक एंजाइम की प्रतिक्रिया कराती है। रेशे पर जो शल्क स्कैल्स होते हैं उनको हटाने के लिए इस पर क्रिया कराई जाती है। किससे कराई थी, तो पैपेन नामक एंजाइम की क्रिया कराई जाती है। किस पे, ऊन के फाइबर पे, जिससे सल्के नरम एवं चिकने हो जाते हैं। यह पेपेन पापा नामक पेड़ से प्राप्त किया था। जो पेपेन होता है ना, पापाओ नामक पेड़ से प्राप्त होता है। यह पेड़ भारत, श्रीलंका व अफ्रीका में पाया जाता है। आपने अब तक आपने क्या पढ़ा, ऊन कहाँ कैसे मिलता है, कौन सी क्वालिटी का ऊन अच्छा होता है, कौन से ऊन विशिष्ट फाइबर के अंतर्गत है, कौन से जो ऊन प्राप्ति के जो जानवर है उनको भी विशिष्ट एनिमल के अंतर्गत क्यों रखा जाता है, किस एज के कह सकते हैं कि जो मेमेन, होगेट, वेदर, टेगलॉक, ये जो कोटी, ये जो ऊन बांटे गए हैं किस आधार पे बांटे गए हैं। जैसे मेमन का ऊन क्या 3 से शायद 4 से 8 माह या 9 माह के बीच के जो ऊन होते हैं, 6 से हैं, देख लेते हैं। चीज़ें क्या होती है ना, इतनी चीज़ें बताने से क्या होती है, निकल जाती हैं माइंड से। 8 माह इसमें दिए, 8 माह के भेड़ के बच्चे शायद 4 से लेके 9 माह तक के होते हैं, बीच का ये 8 पकड़ लिया, 3 से लेके 9 माह तक के बच्चे, बीच से इन्होंने 8 को ले लिया। 8 माह क्या कहते हैं, उनके बाल माने तो जो होगेट होता है 12 से 14 माह का होता है। इसमें सारी क्वालिटी मेमेन वाली ही होती है, डबल पॉइंटेड होता है। सारी क्वालिटी क्या होती है, मेमेन वाली होती है। बस ये क्या होता है, ये मेच्योर भेड़ से प्राप्त होता है, तो इसमें क्या क्वालिटी आती है कि ये मजबूत हो जाता है। और इसका प्रयोग ताने, मतलब ताना और बाने में, किसी कपड़े को तैयार करने में ताने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। वैदर क्या होता है, तो आप जान लीजिए, जब दूसरी बार 14 माह के जो भेड़ है उसके बाल से जब दूसरी बार बाल काटा जाता है तो उसे ही क्या कहते हैं, वैदर ऊन कहते हैं। ठीक है। कुंवारी क्या होता है, तो जो वर्जिन ऊन भी कहते हैं, जिसका पहले कभी भी जिन फाइबर का या फैब्रिक का या जिन भेड़ के शरीर से कभी उसके पहले बाल ना निकाला गया, वो क्या कहलाती है, वर्जिन। मैच्योर होती है लेकिन पहली बार बाल निकाला, वर्जिन ऊन कहलाता है। ठीक है। उसके बाद क्या, खींची ऊन या पुल्ड ऊन, जैसे आपने मांस खाया, मांस खाने के पर्पज से उपयोग किया, उसके बाद तुरंत क्या हुआ, कोई केमिकल या चूना डाल करके उसके बालों को खींच लिया। खींचते वक्त इनमें क्या मतलब इसकी डिश का क्वालिटी क्या हो जाती है, तो ये था कि इनको खींच के निकाला था और कोई केमिकल लगा के निकाला था, तो वही इनके क्या होती है, इसके अवगुण हो कह सकते हैं इन रेशों की, वही इनमें अवगुणता होती है। और ये खाने के पर्पज से जो भेड़ें पाली जाती हैं उनके शरीर से खींचे गए बाल होते हैं। उसके बाद आता है टैगलाक, कोटी ऊन, ये सब थर्ड क्वालिटी के ही ऊन होते हैं। इससे क्या होता है, टैगलाक जिनके परिवेश, टैगलाक क्या है, कोटी क्या है, जिनको परिवेश उनके अकॉर्डिंग नहीं मिलता वो ऊन, टैगलाक जो होता है वो निम्न श्रेणी के टूटे फूटे ऊन को कहते हैं। मृत ऊन क्या होता है, ये क्या होता है, स्वास्थ्य खराब होने की वजह से या कोई दुर्घटना से ग्रसित आती है, इनके बालों से प्राप्त ऊन होता है, निम्न कोटि का होता है। कालीन ऊन, कारपेट ऊन, जिसे कालीन बनाते हैं, निम्न श्रेणी के ऊन की श्रेणीकरण भी किया गया था। प्रथम श्रेणी का ऊन जो मैरिनो जाति से प्राप्त होता है वो प्रथम श्रेणी का होता है। ठीक है। यहाँ पे देखिए लिखा है मैरिनो ऊन से आपने प्राप्त किया प्रथम श्रेणी का। और आपको मैं बताई थी कि ये जो इसका ये वाला पोर्शन होता है, गले से लेके ये जो पेट तक का हिस्सा, इससे अच्छी क्वालिटी का ऊन प्राप्त किया जाता है। प्रथम, सेकेंड और थर्ड क्वालिटी का ऊन प्राप्त किया जाता है। इनकी लंबाई क्या होती है, 1 से 5 इंच होती है। द्वितीय श्रेणी के जो ऊन होते हैं वो कैसे होते हैं, तो जो ये ईस्ट इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, आयरलैंड, वेल्स से सेकेंड क्लास के ऊन यहाँ से प्राप्त होते हैं। ठीक है। उत्तम किस्म के होते हैं, पर इनकी जो क्वालिटी होती है मैरिनो ऊन से क्या होती है, बराबर नहीं करती है। ये 2 से 4 इंच लंबे होते हैं। पहला कितना था, तो 1 से 5 इंच लंबा था। ठीक है। तृतीय श्रेणी का ऊन, चतुर्थ श्रेणी का ऊन, ऐसे ऐसे करके बढ़ता है, मैंने आपको बता दिया। फिर वस्टेड और ऊनी वस्त्र और वस्टेड बता दिया। वस्टेड की क्वालिटी ज़्यादा अच्छी होती है, फिलामेंट से बनता है। ठीक है। फिर आपको मैंने परिसज्जा मतलब कैसे इनकी उत्पादन कैसे किया था, प्रोडक्शन कैसे किया था, उसके बारे में सारा बता दिया। परिसज्जा में क्या किया जाता है, इनके जो है रेसेस, इसके सल को जो स्केल्स को हटाने के लिए पेपन नामक एंजाइम का प्रयोग किया जाता है। कहाँ से प्राप्त होता है पेपन, तो पावपाव नामक प्लांट से, पेड़ से ये प्राप्त होता है। अब नंबर आता है नेक्स्ट, ऊन की विशेषताओं के बारे में आपको जानने का। क्या नंबर आता है,
तो आप बताएंगे कि ऊन की विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऊल। तो इसकी भौतिक, कुछ इसकी भौतिक सूक्ष्मदर्शी रचना, कुछ भौतिक विशेषताएं, कुछ क्या होंगे भौतिक के अंदर इसका आकार, इसका रंग, इसकी लंबाई, ये सब आएगा, ठीक है। और भौतिक के अंतर्गत, और आप किससे देखते हैं, किससे पता लगाते हैं, तो आप सूक्ष्मदर्शी से, ठीक है। और भौतिक के अंतर्गत आप क्या, इसकी लंबाई कितनी है, इसमें क्या क्या पाया जाता है, किस चीज़ की अधिकता होती है, ठीक है। ये सब चीज़ें किसके आती है, भौतिक विशेषताओं के अंतर्गत आती है। तो आप देख लीजिए भौतिक विशेषताएं। पहले तो आप हेडिंग देख लो, ऊन की विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऊल। तो नंबर 1 है भौतिक। मैं इसको कराने के बाद आपको यूथ के जितने भी क्वेश्चन होंगे, कपास, लिनन और जूट, पहले उसको क्लियर करा दूंगी क्योंकि मैं भूल गई, ऊन करा दी। मैं यूथ की क्वेश्चन कराऊंगी, उसके बाद मैं रेशम पढ़ाना स्टार्ट करूंगी। भौतिक विशेषताएं देख लीजिए, फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक। तो ऊन का रेशा प्रोटीन प्रधान रेशा है, या तो पहले रेशम पढ़ा लूंगी, फिर सारे जो प्राकृतिक रेशे होते हैं इसके सारे क्वेश्चन करवा दूंगी, ठीक है। ऊन का रेशा प्रोटीन प्रधान रेशा है, क्योंकि इसमें क्या होता है, प्रोटीन होता है, इसीलिए इसे प्रोटीन रेशा भी कहते हैं, ठीक है। और प्रोटीन रेशा क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें नाइट्रोजन की उपस्थिति होती है, और प्रोटीन की यही खासियत होती है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के साथ उसमें क्या होता है, नाइट्रोजन और सल्फर उपस्थित होता है, यही क्या होती है, प्रोटीन की खासियत होती है। तो इसमें भी प्रोटीन होता है, कितने प्रतिशत, तो 16% इसमें क्या होता है, प्रोटीन होता है। और सल्फर कितना होता है, 4% होता है। ये सभी तत्व आपस में मिलकर कैरोटीन नामक कैरेटीन होता है, हमारी बालों की प्रोटीन कैरेटीन प्रोटीन होती है ना, तो वही है, नामक प्रोटीन का निर्माण करते हैं। इसमें कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन एवं सल्फर का प्रतिशत इस प्रकार होता है। इसमें कार्बन कितना होता है, 49 समथिंग, 50% कह सकते हैं। ऑक्सीजन कितना, तो 24%। नाइट्रोजन 16%। हाइड्रोजन कितने प्रतिशत, 7%। और सल्फर कितना, तो 4%। कार्बन कितना परसेंट, 49 दिया, 50 भी हो सकता है। ऑक्सीजन कितना, तो 24%। नाइट्रोजन कितना, 16%। हाइड्रोजन कितना, 7%। और सल्फर कितना, 4%, ठीक है। आपको याद हो गया होगा। नेक्स्ट आते हैं टॉपिक पे, दूसरा है सूक्ष्मदर्शी रचना एवं रूप। माइक्रोस्कोपिक टेस्ट में सूक्ष्मदर्शी पे देखने पे ये कैसा दिखता है, क्या, तो ये जो ऊन के रेशे हैं, तो माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर एंड अपीयरेंस, ऊनी रेशे अनियमित एवं टेढ़े मेढ़े इरेगुलर दिखाई देते हैं। ऊनी रेशे जैसे आपने पढ़ा था ना, लिनन का रेशा लंबा दिखता है, उसमें जगह जगह पैक्टिन होता है, तो जस्ट लाइक बम्बू ट्री की तरह दिखता है। कपास को आपने देखा था कि गीली अवस्था में उसमें सैप दिख रहे थे, ल्यूमेन टाइप का, सूखने पे कैसा, तो बल खाते रिबन के समान दिख रहा था, आपने देखा था ना ये सब चीज़ें। तो वही चीज़ें, तो आपने ऊन में क्या देखा कि ये क्या होते हैं, ये अनियमित एवं टेढ़े मेढ़े होते हैं, इरेगुलर दिखाई देते हैं। कैसे दिखाई देते हैं, अनियमित एवं टेढ़े मेढ़े इरेगुलर दिखाई देते हैं। यह मध्य भाग थोड़ा गोलाकार, मुझे पढ़ा रहे हैं तो फिर मैं लगा दूंगी। यह मध्य भाग से थोड़ा गोलाकार, राउंडेड एवं दोनों सिरे से नुकीला, पॉइंटेड एज बोथ इंड दिखाई पड़ते हैं। आपने देखा था मेमन और होगेट में दिखाया था कि इसके क्या डबल पॉइंट, इसके नुकीले होते हैं, इसके सिरे क्या होते हैं, नुकीले होते हैं, पॉइंटेड दिखते हैं, ठीक है। और रेशे कैसे दिखते हैं, तो अनियमित दिखते हैं, टेढ़े मेढ़े दिखते हैं, इरेगुलर दिखते हैं। सूक्ष्मदर्शी यंत्र माइक्रोस्कोप से ऊनी रेशों की अनुप्रस्थ काट, जिसे कहते हैं ट्रांसवर्स सेक्शन, देखने पर इसमें 3 परतें स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ती हैं। अनुप्रस्थ काट, अनुदैर्ध्य काट मतलब लंबाई में अनुदैर्ध्य, अनुप्रस्थ का मतलब जो हॉरिजॉन्टल हो, ठीक है। अनुप्रस्थ काट, ट्रांसवर्स सेक्शन देखने पर इसमें 3 परतें दिखाई पड़ती हैं। ये वेरी इंपॉर्टेंट है। कितनी परतें उनकी दिखाई पड़ती हैं, 3। तो जिसे बाहर को कहते हैं आउटर लेयर या क्यूटिकल, बीच वाले को कहते हैं मिडिल लेयर या कॉर्टेक्स, और अंतः परत या मेड्यूला, इनर लेयर को क्या कहते हैं, मेड्यूला कहते हैं, याद रखिएगा। पहली परत जो होती है उसे क्यूटिकल होती है, जैसे स्कैल्प कह सकते हैं, जैसे प्लांट्स पे बाहर जो होता है कोशिका भित्ति होती है ना, सेल वॉल जिसे कहते हैं। हमारे देखो ये स्किन होती है, तो वही सब इनके पे क्या होता है, आउटर लेयर क्या होती है, उन्हें क्यूटिकल कहते हैं। क्या कहते हैं, क्यूटिकल। मध्य परत को क्या कहते हैं, कॉर्टेक्स कहते हैं। एंड लास्ट परत को क्या कहते हैं, जो अंदर सबसे इनर होती है उसे मेड्यूला कहते हैं। क्या कहते हैं, मेड्यूला कहते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। फिर बाह्य परत या क्यूटिकल, नंबर वाइज देख लीजिए। नंबर 1 बाह्य परत या क्यूटिकल, तो आउटर लेयर और क्यूटिकल। क्यूटिकल ऊनी रेशों का सबसे बाहरी परत है। यह रेशों को सुरक्षा प्रदान करता है, प्रोटेक्शन का कार्य करता है, इसलिए सुरक्षात्मक परत प्रोटेक्टिव लेयर भी कहलाता है। जो क्यूटिकल होता है उसे और किस नाम से आते हैं, तो प्रोटेक्टिव लेयर कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि ये सुरक्षा देता है अंदर की 2 परतों को, ठीक है।
का इसलिए सुरक्षात्मक परत प्रोटेक्टिव लेयर भी कहते हैं। इस पर छोटी छोटी पपड़ी के समान सल्के स्कैल्प पाई जाती है। जैसे हमारी ये शेल होती है तो हमारी सेल ऐसे बॉक्स की तरह दिखाती है ना, बाहरी जो एपिथेलियम है, तो इसमें क्या होता है, इसमें सल्के स्कैल्प दिखाई दे, छोटे छोटे क्या दिखाई, पपड़ी दिखाई देती, क्या दिखाई देती, पपड़ी के समान सल्के दिखाई देती। ये सल्के एक दूसरे पर परस्पर चढ़े ओवरलैपिंग स्कैल्स होते हैं। कैसी होती हैं, एक दूसरे पर निरंतर चढ़ी होती हैं, एक के बाद एक दिखाते हैं, ऐसे होती हैं। देखिए, दिख रहे हैं, एक दूसरे पे देखिए चढ़ी सी दिख रही है कि नहीं। देखिए मेड्यूला है, देखिए ये क्या है, कॉर्टेक्स है, और ये क्या है, बाहर का क्यूटिकल है। और देखिए इनकी सूक्ष्मदर्शी रचना है, क्या हुआ, एक दूसरे पे जैसे लग रहा परस्पर क्या है, चढ़ी हुई सी दिख रही। ये अनुप्रस्थ काट है, ऐसे करके काटते हैं, ठीक है, बीच से। तो वही चीज़ है कि क्या दिख रहा है कि एक दूसरे पर चढ़ी ओवरलैपिंग स्केल्स होते हैं। सल्कों की संख्या कितनी होती, तो 1000 से लेके 4000 प्रति इंच होती। सल्कों की संख्या कितनी होती है उनमें, तो 1000 से लेकर 4000 प्रति इंच होती है सल्कों की संख्या। सल्कों की संख्या ऊन की किस्म क्वालिटी पर भी निर्भर करती है। सल्कों की संख्या किस पर निर्भर करती है, तो ऊन की क्वालिटी या किस्म पर भी निर्भर करती है। जैसे आप देख रहे थे ना, प्रथम क्वालिटी का जो ऊन था तो उसमें कितना था, तो 1000 से 3000 तक स्कैल्प थे। देखिए हम दिखाते हैं आपको, प्रथम क्वालिटी के ऊन में ये चीज़ हमने देखा था। देखिए प्रथम क्वालिटी के उनमें देखिए 3000 से 4000 स्कैल्प है, देख रहे हैं आप। और सेकंड क्वालिटी में क्या होगा, ये चीज़ें कम होती धीरे धीरे कम हो जाएंगी, तो क्या हो जाएगा, उसकी क्वालिटी भी खराब हो जाएगी। और फर्स्ट क्वालिटी का जो ऊन, तो प्रथम श्रेणी का ऊन होता है, उसमें क्या होता है, 3000 से 4000 प्रति इंच पाए जाते हैं, क्या, तो वही स्कैल्स पाए जाते हैं, शल्कों की संख्या पाई जाती है। सल्कों की संख्या ऊन की किस्म क्वालिटी पर भी निर्भर करती है। उत्तम कोटि के ऊन में सल्कों की संख्या अधिक होती है, ठीक है। जैसे वो मैरिनो ऊल का था, तो देखो उसमें सल्कों की संख्या कितनी है, 3000 से 4000। साथ ही सल्कों के किनारे, जिन्हें दांत सेरिशिन कहते हैं, ये गोंद से चिपके होते हैं, ठीक है, बिल्कुल सीधे नहीं बल्कि कटे फटे और ऊंचे नीचे व्यवस्थित रहते हैं। निम्न कोटि के ऊन में सल्कों की संख्या कम परंतु दांतों की संख्या अधिक होती है। जो निम्न कोटि का ऊन होता है उसमें जो स्कैल्स होते हैं 1000 से 4000 दे रहा ना, उनकी संख्या कम होती है। और जो प्रथम श्रेणी का ऊन होता है उसमें 3000 से 4000 स्कैल्स होते हैं। इनमें क्या होता है, जो प्रथम श्रेणी का ऊन रहता है उसमें स्केल्स की संख्या कम होती है और दांतों की संख्या अधिक होती है, ठीक है। दांत जिसे क्या कहते हैं, सिरेशन कहते हैं, सेरिशन, देखो दांत, इनकी संख्या अधिक होती है निम्न कोटि के ऊनों में। उत्तम श्रेणी के ऊन में सल्कों की संख्या अधिक होती है और दांत की संख्या कम, दांत कम होते हैं। साथ ही किनारे से लगभग सीधे स्ट्रेट इंडेड होते हैं। सल्क ऊनी रेशों की बटाई ट्विस्टिंग में सहायता करते हैं। जो शल्क होते हैं, स्कैल्स होते हुए क्या करते हैं, ऊनी रेशों की जब बटाई की जाती है, ट्विस्टिंग की जाती है, तो उसमें क्या करते हैं, ये सहायक होते हैं। बटाई के दौरान रेशों में उपस्थित सल्के आपस में उलझकर फंस जाते हैं। धूल कण, मिट्टी, अन्य प्राकृतिक अशुद्धियां सल्कों की उपस्थिति के कारण सरक कर नीचे चले जाते हैं। सल्के नमदा फेल्टिंग बनाने में सहायक होते हैं, समझे आप। ये जो सल्की होती है क्या होती है, नमदा फेल्टिंग बनाने में सहायक होती हैं। नेक्स्ट आता है, अब आप समझ गए, जो अच्छी क्वालिटी के ऊन होते हैं उनमें क्या होता है, सल्कों की संख्या अधिक होती है। कितनी होती है, 3000 से लेकर 4000, जस्ट लाइक मैरिनो ऊल, ठीक है। और अगर ख़राब को, और उसमें क्या होगा, दांत जो होते हैं सेरेसिन जिसे कहते हैं, इसकी संख्या कम होती है। और जो होता है, जो निम्न क्वालिटी का ऊन होता है उसमें शल्कों की संख्या कम, दांतों की संख्या अधिक। शल्कें क्या करती है, तो जब नमदा बनाने में ये शल्कें क्या करते हैं, मतलब हेल्पफुल होते हैं। और बटाई में भी इनका महत्वपूर्ण योगदान होता है, किसके, स्केल्स के, ठीक है। नेक्स्ट परत, अगली परत क्या आती है, तो मध्य परत, जिसे क्या कहते हैं, कार्टेक्स कहते हैं। मध्य परत को क्या कहते हैं, कार्टेक्स कहते हैं। मिडिल लेयर और कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स ऊनी रेशों का मध्य परत है, यह बहुकोशिकीय होता है। जो कार्टेक्स होता है वो क्या है, तो ऊनी रेशों का क्या होता है, मिडिल परत होती है, मिडिल लेयर होती है, क्या होती है, बहुकोशिकीय होती है। वह रेशों का मुख्य भाग बनाती है। रेशों का जो ऊन का मुख्य भाग होता है वो कार्टेक्स ही होता है, कार्टेक्स के ही अंतर्गत आता है। इसमें रंग वर्णक मेलानिन, याद रखिएगा चीज़, इसमें क्या होता है, रंग होता है, पिगमेंट होता है, और मेलानिन, जैसे हमारी स्किन कहते हैं ये गोरे हैं, ये काले हैं, तो क्या होता है, हमारी स्किन में क्या होता है, मेलानिन नामक ऊतक पाया जाता है, टिश्यू रंगा ऊतक पाया जाता है, जिससे कोई काला, कोई बहुत काला, कोई मीड का होता है,
तो वही चीज़ है कि क्या होता है, इनमें भी क्या होता है, कलर पिगमेंट और मेलानिन होते हैं। तो किसमें, तो जो वो कॉर्टेक्स होता है उसका मिडिल लेयर जो होता है उसके अंतर्गत आता है, जिससे रेशे का रंग प्रभावित होता है। ऊन का लचीलापन, प्रतिस्पंदता, मजबूती, कोमलता, प्रत्यक्षता आदि इसी पर निर्भर करते हैं। मतलब कहने का ये है कि जो किसी ऊन की जो 3 लेयर्स होती है उसमें जो कॉर्टेक्स है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है अंतः परत, जिसे क्या कहते हैं, मेड्यूला कहते हैं। तो इंटर लेयर ऑफ क्या, मेड्यूला। ऊनी रेशों का अंतः परत मेड्यूला कहलाता है। यह गोलाकार होता है। मेड्यूला कैसा होता है, तो गोलाकार होता है। ठीक है, इसके मध्य में एक खोखली नलिका होती है, शैफ्ट जिसमें होता होगा, परंतु सभी ऊनी रेशों में यह आवश्यक रूप से नहीं पाई जाती। उत्तम श्रेणी के रेशों में यह अत्यंत कम, जो अच्छी क्वालिटी के ऊन होते हैं उनमें ये मेडुला क्या होता है, कम, मतलब जो उनके बीच में वो नली है, खोखली सी, शैफ्ट नहीं होता, खोखली नली होती है, वो जो उत्तम श्रेणी के ऊन होते हैं उनमें कम, और जो खराब होते हैं मतलब कम और अनुपस्थित रहता है। जो निम्न श्रेणी के ऊन होते हैं उसमें क्या होता है, ये प्रेजेंट होता है और क्या होता है, सबसे ज़्यादा विकसित होता है। ठीक है, पर यह परत नमी सोखने व ऊन की रंगाई में सहायक होती है। देखिए, मेलानिन और कलर कार्टेक्स में पाया जाता है, और कलर करने में सहायक कौन सी परत है, तो मेड्यूला है। आपके मॉइस्चर को सोखने की कौन सी परत है, तो आप कहेंगे मेड्यूला है। ठीक है, समझ गए, 3 परत, क्यूटिकल, कार्टेक्स एंड मेड्यूला। क्यूटिकल क्या करती है, इसकी रक्षा करती है, मतलब अदर जो 2 लेयर्स हैं उनकी रक्षा करती है, इसीलिए इसे प्रोटेक्टिव लेयर भी कहते हैं हम। ये क्या होता है, जो स्कैल्स होते हैं इसी के अंतर्गत आते हैं। जो अच्छी क्वालिटी के ऊन होते हैं उसमें ज़्यादा स्कैल्स होते हैं, जो अच्छी क्वालिटी के ऊन होते हैं उनमें दांतों की संख्या कम होती है, जिसे सिरेशन कहते हैं। जो निम्न क्वालिटी का ऊन होता है उनमें दांतों की संख्या अधिक और स्केल की संख्या कम होती है। स्केल से क्या काम है, तो जो स्केल्स होता है वो बटाई में ट्विस्टिंग में सहायक होता है। और क्या काम स्केल्स करता है, तो जो नमदा बनता है उसमें भी क्या करता है, ये स्केल्स ही सहायक होता है नमदा बनाने में। और इसके क्या काम है, तो गंदगी वगैरह क्या है, ये टिकने नहीं देता, इससे सड़क के नीचे आ जाते हैं। आप आए बीच वाले पर, जिसे कार्टेक्स कहते हैं, इसका क्या है, तो ये पूरे जो रेशा होता है उसकी 3 लेयर में सबसे ज़्यादा जो होता है ये कार्टेक्स के मतलब सबसे ज़्यादा पार्ट किसका, जैसे एग में होता है ना 55% एल्बुमिन, तो वैसे ही क्या होता है, सबसे ज़्यादा कार्टेक्स होता है। कार्टेक्स में ही मेलानिन, कलर पिगमेंट्स इत्यादि पाए जाते हैं। ये क्या होता है, ऊन के जो 3 पार्ट हैं उसमें सबसे मुख्य पार्ट ये आता है। ठीक है, इसमें लचीलापन, प्रतिस्कंदता, प्रत्यास्था, मजबूती, कोमलता आदि के गुण इसी के द्वारा प्रभावित होते हैं, कार्टेक्स के द्वारा। नेक्स्ट आता है मेड्यूला। तो मेड्यूला क्या है, ये सबसे इनर लेयर है, जिसमें मेडुला विकसित होते हैं और प्रेजेंट होते हैं वो निम्न श्रेणी का ऊन होता है। जिसमें मेडुला विकसित नहीं होते और प्रेजेंट नहीं होते वो उच्च क्वालिटी का ऊन होता है। ये क्या करता है, कपड़े की रंगाई और सोखने की क्षमता अधिक होती है। कपड़े में रंगाई होता है तो कलर को अपने अंदर धारण ही तो करता है, तो इसलिए क्या होता है, कलर को सोखने की मतलब आर्द्रता को सोखने की और रंगाई में ये सहायक होता है मेड्यूला। अगला आता है जिसे कह रहे हैं व्यास, जिसका मतलब होता है डायमीटर। ठीक है, ऊनी रेशों का औसत मोटाई भी कहते हैं। ऊनी रेशों का औसतन एवरेज जो डायमीटर होता है 0.005 से 0.0015 इंच होता है। इसका डायमीटर कितना होता है, तो 0.0005 से 0.0015 या 15 कहते हैं, तो 15 इंच होता है। याद रखना, 0.5 को ध्यान रखना और 15 को ध्यान रखना, इसमें 30 इसमें 20 का डिफरेंसेस है। अतः यह अन्य सभी प्राकृतिक रेशे जैसे कपास, लिनन, रेशम आदि से मोटे होते हैं। क्यों, क्योंकि इनका डायमीटर अधिक होता है। ऊनी रेशों का व्यास जितना कम होता है उतना ही महीन एवं उत्कृष्ट कोटि का होता है। मोटे रेशे निम्न कोटि के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, और जो महीन रेशे होते हैं उच्च क्वालिटी के अंतर्गत आते हैं और उनसे क्या होता है, वस्टेड वस्त्र बनाए जाते हैं। इनकी लेंथ कितनी होती है, तो आप देख लीजिए। देखिए ये क्या है, ऊन में इसका सूक्ष्मदर्शी पे देखने पे ऐसा दिखता है, ये स्केल्स हैं। ठीक है,
और दांतनुमा देखिए दांत है जिसे सेरेशन कह रहे थे। फिर देखिए इसको अनुप्रस्थ काट में देखें तो 1 लेयर, 2 लेयर एंड 3 लेयर। ये क्या है तो मेडुला है। ये क्या है कार्टेक्स है जो सबसे ज़्यादा भाग है, और ये क्यूटिकल है जिसे प्रोटेक्ट कर रहा है इसकी लेयरों को या ऊन के फाइबर को। ठीक है, कौन सी प्रोटीन, कैरेटीन प्रोटीन होती है। इसमें कार्बन की मात्रा 49, 50 भी कह सकते हैं। इसमें ऑक्सीजन की मात्रा 24, नाइट्रोजन की मात्रा 16 होता है, और कह सकते हैं कि हाइड्रोजन की मात्रा 7 होता है, और सल्फर की मात्रा 4 होता है। एक कोई छूट रहा कार्बन, हाइड्रोजन, कार्बन के बाद ऑक्सीजन 24 था, कार्बन 49 था, हाइड्रोजन कितना था तो शायद 7 था, और नाइट्रोजन 16% था, और ऑक्सीजन कितना था, सल्फर कितना था तो 4% था। ठीक है, अब आइए लंबाई पे। तो ऊनी रेशों की लंबाई सामान्यतः 1 से 4 इंच तक होती है। मतलब सामान्यतः का मतलब साधारण रूप में जो चीज़ ज़्यादा पॉपुलर है, या जो चीज़ ज़्यादा हमें जिस लंबाई की मिलती है, या जो ऐसे कहते हैं साधारणतः लोग कॉटन का कपड़ा ज़्यादा पहनना पसंद करते हैं। फाइबर तो सभी है, लेकिन क्या ट्रेंड में या यूज़ में कॉटन ज़्यादा है। तो साधारणतः कपड़े ना गंदा कर बेटा। तो वही चीज़ है कि इसकी लंबाई सामान्यतः 1 से 4 इंच तक होती है, परंतु कभी कभी रेशे इससे भी ज़्यादा लंबे 7 से 8 इंच तक के होते हैं। कभी कभी की बात है, कभी कभी क्या होते हैं 7 से 8 इंच लंबे। वो किस पे डिपेंड करता है तो वहाँ की जलवायु, उनका भोजन, उनके अकॉर्डिंग अगर वहाँ का खान पान, उनके रहने का स्थान, उनके तो क्या होगा ये लंबे होते हैं। लेकिन साधारणतः कितने होते हैं तो 1 से 4 इंच तक के होते हैं। ऊन की लंबाई भेड़ की किस्म, खान पान, प्रदेश विशेष की जलवायु, स्वयं देखिए आगे यही चीज़ लिखा हुआ भी है, स्वयं भेड़ के शरीर के विभिन्न भाग से प्राप्त ऊन पर निर्भर करता है। ऊनी वस्त्रों के लिए 1 से 3 इंच तक के रेशों का प्रयोग किया जाता है। ऊनी वस्त्रों के लिए, क्योंकि आप साधारण रूप से कौन से वस्त्र, ऊनी स्वेटर, पुलोवर वगैरह ही तो पहनते हो। तो कितने इंच के रेशों का प्रयोग किया था 1 से 3 इंच के रेशों का प्रयोग किया था। वस्टेड ऊन के लिए 3 से 4 इंच के ऊन का प्रयोग किया जाता है। आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट आता है चमक। नेक्स्ट क्या है तो नेक्स्ट है चमक, जिसे क्या कहते हैं लश्चर कहते हैं। भेड़ों की किस्म, जाति, आहार, स्वास्थ्य, उद्गम। जैसे आप अगर खाने में, अगर आपका खान पान अच्छा है, आप अपने बालों की केयर कर रहे हैं तो आपके बाल अच्छे शैम्पू यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, हम ज़्यादा मतलब सांद्र शैम्पू नहीं यूज कर रहे हैं, डाइल्यूट करके उसको यूज़ करें, तो ये सबका असर आपके बालों पर भी मिलता है। बहुत लोग के बाल आप देखिए बहुत शाइनी होते हैं, बहुत लोग के बाल एकदम रूखे कुड़के से दिखते हैं। ठीक है, वही चीज़ इनके भी बालों पर असर डालता है कि भेड़ों के किस्म, जाति, आहार, स्वास्थ्य, उद्गम एवं जलवायु से ऊन की चमक प्रभावित होती है। उच्च कोटि के ऊन में कम परंतु अनोखी चमक होती है। निम्न कोटि के ऊन में अत्यधिक चमक जो आंखों को ना खराब लगती है, आपत्तिजनक, कभी कभी आपत्तिजनक भी चमक होती है। रंग देख लीजिए। ऊनी रेशा प्राकृतिक रूप से ही विविध रंगों में उपलब्ध होता है। इसका रंग सफ़ेद से ग्रे, भूरा और कभी कभी काला होता है। रेशे क्या क्या होता है, सफ़ेद, फिर उसके बाद सफ़ेद से लिया हुआ ग्रे, मतलब वाइट और ब्लैक को मिक्स कर दिया तो ग्रे। जैसे आपने देखा है ना जो क्या येलो कलर की, मतलब कह सकते हैं कि क्या ग्रीन कलर की भी भेड़ मिलती है तो आप बोलेंगे नहीं। क्या आपको कह सकते हैं कि रेड कलर की भी भेड़ मिलती है तो आप बोलेंगे नहीं। तो उस रंग के इनके प्राकृतिक रूप से इनके फाइबर भी नहीं होंगे। जैसे आप वाइट देखते हैं भेड़ों के बाल होते, ब्लैक देख सकते हैं, ब्राउन देख सकते हैं, ग्रेइश देख सकते हैं। तो जो ये नेचुरल है तो वही कलर के आप नॉर्मल तरीके से देख सकते हैं। अदर कलर चढ़ाने के लिए क्या किया आता है तो उस पर कलर मतलब रंगा जाता है, और उसमें कौन सा लेयर इंपॉर्टेंस रखता है तो मेड्यूला। ठीक है, कलर सोखने की क्षमता मेडुला में। और जो ये रियल कलर पाए जाते हैं वो किसके कारण पाए जाते हैं, कार्टेक्स। इसकी जिम्मेदार कौन है, कार्टेक्स है। ठीक है, रेशे की मध्य परत कार्टेक्स में रंग वर्णक मेलानिन पाए जाते हैं। देखिए लिखा हुआ भी है। ऊनी रेशों को आसानी से रंगा जा सकता है, परंतु इसे श्वेत उज्जवल स्नो वाइट बनाए रखना कठिन है। धूप एवं वायु से रेशे क्या होते हैं, पीले पड़ जाते हैं। धूप और वायु के संपर्क से रेशे क्या होते हैं, पीले पड़ते हैं। अतः इन्हें ब्लीच करना आवश्यक होता है। नेक्स्ट क्या है, मजबूती। ऊनी रेशे निर्बल होते हैं। ऊनी रेशे कैसे होते हैं, निर्बल होते हैं। भीगने के पश्चात इनकी मजबूती 25 से 30% तक कम हो जाती है। और आपने कपास में क्या देखा था, लिनन में क्या देखा था, उसकी मजबूती 20%, लिनन की मजबूती 30% क्या हो रही थी, बढ़ रही थी। और इसमें क्या होगा, इसकी मजबूती 25 से 30% तक कम होती है। ठीक है, याद रखिएगा। अतः ऊनी वस्त्र धोते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए
कि इनकी तनाव सामर्थ्य भी कम हो। नेक्स्ट है प्रत्यास्थता। प्रत्यास्था जिसे क्या कहते हैं, इलास्टिसिटी कहते हैं। तो इनमें होता है ये प्रत्यास्था, प्रतिस्कंदता, ये सब इनमें प्राकृतिक रूप से होता है। ऊनी रेशों में अपना मौलिक आकार व आकृति प्राप्त करने का अद्भुत विलक्षण गुण विद्यमान है। जैसे देखिए स्वेटर कितने कम फंदे के बराबर, कुछ स्वेटर ऐसे तो छोटे बच्चे को भी हो जाएंगे, कोई बड़ा पहनेगा तो उसको भी हो जाएगा। और जैसे स्वेटर्स वगैरह देखने में एकदम पतले से लगते हैं खरीद के, लेकिन आप पहनते हो तो आप खो जाते हैं ना। एक तो उनकी नीटिंग, एक तो उस पर असर नीटिंग का पड़ता है, दूसरा उसके रेसे का पड़ता है। ठीक है, तो वही चीज़ है कि ऊनी रेशों में अपना मौलिक आकार एवं आकृति प्राप्त करने का अद्भुत विलक्षण गुण विद्यमान रहता है। यह अपनी मौलिक लंबाई से 30 से 40% अधिक खींच सकते, मतलब इनके अंदर क्षमता होती है। जैसे इनका जो मूल रूप, जो इनका आकार है मूल, उससे क्या हो सकते हैं 30 से 50% अधिक खींच, मतलब कह सकते हैं, मतलब जैसे आपने लार्ज साइज का लिया, लेकिन कोई क्या है एक्सेल को पहनना है तो वो एक्सेल को भी हो सकता है, डबल एक्सेल को पहनना है तो डबल एक्सेल को भी हो सकता है। ठीक है, तो वही है क्या, मतलब 30 से लेके 40% अधिक खींच जाने के पश्चात भी वास्तविक स्थिति में आ जाते हैं। वो भी चाहे तो उनको, जैसे किसी का सूट, अगर कॉटन का सूट है तो जिसके आकार का बना है वही यूज़ कर सकता है, दूसरा उसको यूज़ नहीं कर सकता, वो फट जाएगा। ठीक है, लेकिन ये स्वेटर्स क्या होते हैं, किसी के भी इंसान, मतलब अगर नाप उप ठीक ठाक है, मतलब मोटाई उटाई ठीक ठाक किसी इंसान की है तो वो ठीक हो जाएगा, कोई भी एडजस्ट कर लेता है, क्योंकि वो खींचने की उसमें क्षमता होती है। या 30 से 40% क्या होता है खींचने की उसमें वास्तविक स्थिति में, अब खींचने के बाद अपनी वास्तविक स्थिति में वो आ जाता है। इसलिए नाप न होने के बावजूद भी शरीर पर फिट हो जाता है, जो चीज़ मैं अभी आपको बोली। नेक्स्ट है प्रतिस्कंदता, जिसे क्या कहते हैं, रेजिलेंसी कहते हैं, कि जिसको आपने मरोड़ के रख दिया से वॉल्यूम, जैसे आपने उसको क्या किया, तह करके रख दिया, दबा, हाथ से दबा दिया, जब छोड़ेंगे तो उसका जो वॉल्यूम होगा, जितना वो फुला फुला होगा उसकी फुलनेस पूरी आ जाती है। ठीक है, लेकिन कॉटन वगैरह को दबा के रख दिए तो क्या वो फूलता है, नहीं। लेकिन ऊन देखिए आप, जैसे कॉटन के कपड़े को आप तह करके अगर एक पे रख दिए तो पड़ा रह जाएगा, लेकिन अगर आप वूलन कपड़े को एक तह कर दिए उसके ऊपर दूसरा तह करके तो क्या होगा, वो गिर जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनका आयतन बढ़ता है, वो अपने पूर्व आयतन में आ जाते हैं। तो देखिए ऊनी रेशों में सभी प्राकृतिक रेशों की अपेक्षा प्रतिस्कंदता का गुण अधिक होता है। इसे कितना भी, देखिए वही लिखा है कि दबाकर अथवा मोड़ कर रखा जाए, खोलने के पश्चात यह पूर्ववत अपने आकार को प्राप्त करती है। इस पर क्रीज वगैरह इसलिए नहीं पड़ती है, इसलिए इन्हें बार बार इस्त्री करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। साथ ही वस्त्र टिकाऊ बने रहते हैं, पहनने के पश्चात शरीर पर फिट बैठ जाते हैं। प्रतिस्कंदता, रेजिलेंसी भी ऊन की महीनता पर निर्भर करती है। ये किस पे निर्भर करती है, तो ऊन कितना महीन है, ऊन कितना मोटा है, उस पर भी, मतलब जो इसका डायमीटर होता है उसकी व्यास पे निर्भर करती है। ठीक है, आपने कितना देखा था, 0.005 से 0.0015 इंच देखे थे। जो जिसका डायमीटर जितना कम होगा वो रेसे उतने अच्छी क्वालिटी के माने जाते हैं। उत्कृष्ट कोटि के श्रेष्ठ ऊन में प्रतिस्कंदता का गुण सबसे ज़्यादा होता, मतलब जो सबसे अच्छे ऊन होते हैं। मैरिनो ऊन में 25 से 30 क्रिम्प प्रति इंच प्रतिस्कंदता होती है। कितनी होती है? 25 से 30 क्रिम्प प्रति इंच होती है, जबकि निम्न श्रेणी के मोटे ऊन में 1 से 2 क्रिम्प प्रति इंच प्रतिस्कंदता होती है। देखिए जैसे ये मोड़ रहे हैं ना, दबा रहे हैं, फिर देखो छोड़ रहे हैं तो क्या हो रहा है, फूला, जितना उसका फूलने से मतलब उतना फूल जाएगा। ये ऐसा नहीं है कि वो क्या होगा कि वो दबा दिए तो जैसे उस पर क्रीज आ गई और वो मुड़ा का मुड़ा रह गया कॉटन की तरह, ऐसा नहीं होता। नेक्स्ट 10 नंबर की क्या क्वालिटी है, उसकी आर्द्रता और प्रतिधारण एवं अवशोषण क्षमता कितनी होती है। मॉइस्चर, रिगेन एंड एब्जॉर्बेंसी। ठीक है, कितना वो रीगेन कर लेता है मॉइस्चर, और एब्जॉर्बेंसी कितनी है। तो ऊनी वस्त्रों में 30% तक वातावरण से नमी सोखने क्या गुण होता है, और कितनी प्रतिशत भीगने के बाद कितने प्रतिशत मजबूती बढ़ती है, तो आप बोलेंगे 25 से 30% मजबूती बढ़ती है। 30% ही क्या होता है इसमें, नहीं, इसमें मजबूती कम हो जाती है, सॉरी, कपास में और लिनन में मजबूती बढ़ती है, इसमें 25 से 30% तक मजबूती कम हो जाती है। इसमें नमी सोखने की ज़्यादा गुण मतलब होती है। देखिए आप ऊन को अगर पानी में डाल दीजिए, वो पूरा बाल्टी का पानी, अगर आधा बाल्टी के पानी है तो उसे पूरा एक ही स्वेटर मतलब पूरा हो जाएगा। और उसको सुखाने के लिए अगर किसी चीज़ पे रख दिया टप टप करके बहुत टाइम तक, क्या होता है, ऊन के कपड़े ज़्यादा जल्दी नहीं सूखते ना। आप देखिए जैसे इस टाइम ठंडी का टाइम आप स्वेटर वगैरह यूज़ करते होंगे, जल्दी सूखते नहीं सूखते हैं उनको, जैकेट वगैरह तो बहुत टाइम ले लेते हैं सूखने में। क्यों? क्योंकि उनमें नमी, आर्द्रता, अवशोषण की क्षमता ज़्यादा होती है। ऊनी वस्त्रों में 30% तक वातावरण से नमी सोखने का गुण होता है, इसके बावजूद भी ये वस्त्र गीले नहीं दिखते हैं। ठीक है, 30% नमी एटमॉस्फेयर से
मतलब क्लाइमेट से ये एब्जॉर्ब कर लेते हैं, लेकिन ये क्या होता है, रे से गीले नहीं लगते हैं, लगता है कपड़ा सूखा हुआ है। इनमें नमी का वाष्पीकरण इवेपोरेशन भी शीघ्रता से होती है, मतलब उड़ जाता है, नमी जल्दी से अवशोषित कर लेता, किया रहता है, और उड़ने की भी क्षमता होती है, जिसे ही वेपोरेशन भी कहते हैं। अतः ये वस्त्र ठंडे प्रदेशों के लिए उपयुक्त एवं उत्तम वस्त्र होते हैं। बर्फ की पहाड़ियों, हिमालय की चोटियों के आसपास रहने वाले जवानों व पर्वतारोहियों, माउंटेनियर का ड्रेस भी ऊनी वस्त्रों की कई परतों को आपस में मिलाकर बनाया जाता है, ताकि ठंड, शीत एवं बर्फ से उनकी सुरक्षा हो सके। ये हमारे देश के बेचारे जवान सुरक्षा करते हैं, इनको पता है बहुत A1 क्वालिटी की गवर्नमेंट सुविधाएं देती हैं। इनके जो ड्रेस होते हैं, इनके जो शूज़ होते हैं, इनके मतलब जो औजार ये यूज़ करते हैं, जैसे रिवॉल्वर वगैरह जो ये लोग यूज़ कर, मतलब वो सब क्या होता है, बहुत A1 क्वालिटी का, जो सबसे अच्छी चीज़ें, इनका खान पान पे ध्यान रखा था। इनको जितनी फैसिलिटी है गवर्नमेंट के द्वारा, इनका आना जाना, जैसे आने जाने का जो खर्चा है, इनकी खाने की जो व्यवस्था है, इनको कैंटीन सुविधाएं दी जाती है। जो आप अधिकतम मूल्य कहते हो ना, जो अधिकतम मूल्य पे आप चीज़ें लेते हैं, उनको क्या होता है, अधिकतम मूल्य से कम दाम पे जो उसकी रियल प्राइस होती है, उसमें क्या करते हैं, इनको इन पे GST वगैरह नहीं लगाते। इनको जो वो मैन्युफैक्चर्ड के बाद जो उसकी रियल प्राइस है, उसमें इनको चीज़ें क्या होती है, मिलती है। इसलिए बहुत लोग क्या होता है, कैंटीन से सामान है, ऐसे जो नॉर्मल आदमी अगर उनके घर वगैरह का उनको कार्ड मिलता है, उसमें अल्कोहलिक चीज़ें, खाने पीने की चीज़ें, मतलब ट्रॉली वगैरह, मतलब हर एक चीज़ें जो यूज़ में आती है, दैनिक प्रयोग की सारी चीज़ें, इनको क्या होता है, जिस मैन्युफैक्चर्ड जो तैयार करते समय जो अधिकतम मूल्य नहीं, जो GST वगैरह कोई भी टैक्स ना लगा के जो रियल मूल्य होता है, रियल प्राइस में इनको चीज़ें मिलती हैं। तो गवर्नमेंट इनको बहुत सुविधाएं देती है। तो वही दिया है कि जो इनके ड्रेस बनते हैं ना, कपड़े कई परतों में उनको मोड़ करके, मतलब सिल करके, जैसे भी इनके लिए अच्छे वस्त्र बनते हैं। किसको, जवान हो गए, जो पर्वतारोही वगैरह हो गए, उनकी बात की जा रही है। ठीक है, अगला है सिकन प्रतिरोधकता, क्रीज रेजिस्टेंस। इसमें बहुत होता है, कभी आपने देखा ऊन वगैरह का स्वेटर पहन लो, सो जाओ, उठो तो नया है, ताज़ा। ये बस इसमें क्या होता है, एक जो होता है उस पर वो बॉल टाइप का लिंट आ जाता है। बस इसमें एक होता है, अगर आप पहन के सो जाएंगे तो लिंट उसमें तो बॉबलिंग बॉल टाइप का, छोटे रोए उड़ जाते हैं, बस यही होता है। वो भी जो बहुत अच्छी क्वालिटी के होते हैं, उनमें रोए भी नहीं होते। जो ब्रांडेड चीज़ें लेते हो, जो किसी ब्रांड से मतलब संबंधित है, तो उसमें वो यही सब उसमें क्या होती है, अच्छी क्वालिटियाँ होती हैं। ऊनी रेशे सिकन प्रतिरोधी होते हैं, इनमें सिकन नहीं पड़ता। इसमें प्रतिस्कंदता एवं प्रत्यास्था का अवगुण भी प्रतिस्कंदता एवं प्रत्यास्था का अद्भुत गुण विद्यमान रहता है, जिसके कारण कुचलने, क्रश के पश्चात भी पूर्ववत बने रहते हैं। ऊनी वस्त्र को मुट्ठी में दबाकर पुनः छोड़ देने से अपने इनके गुण को परखा था, जैसे आप ऊपर में देखे हैं। परंतु ऊनी रेशों को अन्य रेशों के साथ मिलाने, ब्लेंडिंग से यह गुण विलुप्त हो जाता है। कौन सा गुण, सिकन प्रतिरोधकता का। जैसे कॉटन, कॉट्स, ऊल, कॉटन के साथ मिला दिए तो भाई कॉटन की भी कुछ क्वालिटी रहेगी, ऊल की भी कुछ क्वालिटी रहेगी, तो क्या होता है, इसकी कुछ अवगुण आ जाते हैं। ठीक है, या इसके विलुप्त हो जाते हैं, इसकी सारी जो क्वालिटियाँ होती हैं। नेक्स्ट है सफाई एवं धुलाई, जिसे क्लीनलेस एंड वॉशेबल कहते हैं। तो ऊनी रेशों पर सल्के स्केल्स पाए जाते हैं, जिसकी उनकी सतह खुरदरी होती है। इसी कारण धूल कर मिट्टी अन्य गंदगियाँ इसमें फंस जाती हैं। अभी ऊपर दे रहा था कि स्केल्स के कारण इनमें गंदगियाँ नहीं फंसती, अभी यहाँ पे लिख रहा है कि स्केल्स की वजह से गंदगियाँ फंस जाती हैं। और ये सही बात है, स्केल्स की वजह से गंदगियाँ फंसती हैं। झाड़ तो भले हट जाती हैं, लेकिन यही क्वालिटी, झाड़ देंगे तो साफ़ हो जाएगी, पर फंसती हैं। अतः इनकी धुलाई आवश्यक है, नर्म ब्रश से इन्हें साफ करना चाहिए। ऊन की धुलाई शुष्क एवं गीली दोनों विधि से की जाती है, मतलब ड्राई वॉश भी की जाती है और जो डेली वॉश किया जाता है वो भी किया जाता है। उत्कृष्ट वस्त्र की धुलाई शुष्क विधि, ड्राई क्लीन की जाती है। ये पॉइंट देखिए, ऊनी वस्त्र भीगने के पश्चात 25 से 30% अपनी मजबूती खो देते हैं, आपने आगे भी देखा था। और क्या होता है, इनके अंदर कितनी नमी अवशोषक क्षमता होती है, तो 30% नमी अवशोषक की क्षमता होती है। मजबूती कितना खोते हैं, 25 से 30%। फलतः ये इस दशा में निर्बल पड़ जाते हैं, इसलिए इनकी धुलाई अत्यंत सावधानी पूर्वक की जाती है। ये शायद वीडियो थोड़ी बड़ी हो जाए, मैं सोच रही हूँ कि इसको बंद कर देती हूँ। कल इस चैप्टर को मैं फिनिश कर दूँगी। है तो थोड़ा ही, लेकिन ये वीडियो 50-60 मिनट की हो जाएगी, लंबा हो जाएगा और आप लोग स्किप कर देते होंगे, बोर होने लगते होंगे। तो मैं कल ये थोड़ा पॉइंट बता के रेशम कंप्लीट करा के पहले सारे क्वेश्चन कंप्लीट करा दूँगी। उसके बाद जो आर्टिफिशियल्स रेसे, जैसे रेयान, मानव कृत्रिम पहला रेशा, फिर नायलॉन, फिर टेरिलीन, एक्रिलीन, जो सारे आर्टिफिशियल रेसे हैं, सारे कंप्लीट कराने के बाद फिर आपको परिसज्जा, डाइंग, ये सब कराऊँगी। या फिर मैं
देखती हूँ कि ये जो 4 चैप्टर में जैसे ऊन गढ़ जो गुणांक होता है, डेनियर, या तो आपको पहले ये सब पूरा क्लियर करा दूँगी, बुनाइयाँ क्लियर करवा दूँगी, तो उसके बाद या तो परिसज्जा और डाइंग करवाऊँगी या इन्हीं दोनों में कुछ बैलेंसिंग करूँगी, देखूँगी, ठीक है। तो चलिए, आप लोग को अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जो देख रहे हैं मेरी वीडियो, जो मुझे मोटिवेट कर रहे हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग अपना ध्यान रखिएगा, टेक केयर, और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी वीडियो को आप लोग शेयर कर दिया करिए। थैंक यू।